गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कॉमर्स विद सेट चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर की सीरीज़ को सीक्वेंस में फॉलो करते आ रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस। एग्जाम में अगर आपको सवाल पूछेगा तो उसका यही फॉर्मेट होगा। आपसे पूछ रहा है कि जो कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है या कितनी चीज़ें शामिल है, या फिर कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती क्या है। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है। तो जिस फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछ सकता है वो यही है बेटा बेसिकली। ठीक, अब जो भी चीज़ एलिमेंट्स होती है बेटा, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो एलिमेंट्स मींस इंग्रेडिएंट्स। जैसे अगर आप घर में कभी भी समोसा बनाने का प्रयास करोगे तो यू विल बी टेकिंग मैदा, आलू, मसाला एंड ऑयल। तो ये आपके वो क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, जिसके बिना जो फूड प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं पाएगा। आप इसमें से एक भी चीज़ हटा दो और वो पूरी की पूरी आपकी रेसिपी ध्वस्त हो जाएगी। उसी तरीके से कम्युनिकेशन को पॉसिबल होने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अगर उसमें से आप एक भी चीज़ आप हटा दो तो कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा या ध्वस्त हो जाएगा या फेल हो जाएगा। एलिमेंट की सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा सेंडर, यानी कि मैसेज को भेजने वाला। देखिए, आमतौर पे अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ ओपिनियंस बताना चाहते हैं। अरे इंडिया मैच जीत गई है, अरे तुमने देखा यहाँ बाढ़ आ गई, अरे देखो भूकंप आ गया है। इस तरह की चीज़ अगर आप किसी को बात कर रहे हैं तो आप सेंडर कहलाते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन कहता है कि बातचीत स्टेक होल्डर्स के बीच में हो तो ज़्यादा बेहतर है। हम फालतू की तरह की बात नहीं करेंगे। स्टेक होल्डर जैसे मालिक अपने कर्मचारी से कह सकता है कि आपको टाइम पर आना चाहिए। एक लेट लतीफ एम्प्लॉय को देख के मालिक कहता है यू शुड कम इन टाइम। तो ये जो मुंह से जो वाक्य निकला जिस इंसान के, तो वो बातचीत जो शुरू करने वाला इंसान है वो सेंडर कहलाया। हमारे केस में वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हुआ। अच्छा, दूसरा, वही नौकर या फिर वही कर्मचारी अगर मालिक से कहता है कि मुझे आज जल्दी घर जाना है या मालिक मुझे आज छुट्टी चाहिए, तो वो मैसेज की जो शुरुआत हुई या जो उसने अपने दिल में आया, जो दिमाग में आया, उसने अपनी बात सामने बॉस को बताना चाहा, तो वो हमारा क्या हो गया, सेंडर। तीसरा केस आप देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में मालिक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता है कस्टमर्स को। उसके लिए वो एक एड लॉन्च करता है। जैसे वो बेचना चाहता है सिंपल से ये मार्कर, लो जी ये पेश है आपके सामने वी बोर्ड मास्टर नाम से मार्कर, ये चलेगा 10,000 किलोमीटर। तो ये जो एक्चुअली में जो इंसान अपना मैसेज, अपने थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियन पहुंचाना चाह रहा है, वो इंसान हमारे केस में सेंडर कहलाएगा। कस्टमर भी हो सकता है, कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करने के बाद उसे अच्छा लगा तो वो एक मेल लिख देता है, आई लाइक योर प्रोडक्ट वेरी मच एंड दिस प्रोडक्ट नीड्स दिस इंप्रूवमेंट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो कस्टमर के दिल में भी कोई बात आई, वो ऑर्गेनाइजेशन तक या मालिक तक पहुंचाना चाहता है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेंडर। एनीवन हु इनिशिएट्स द मैसेज, जो मैसेज की पहल करता है। मैसेज का मतलब होता है संदेश, जो एक्चुअली में आपके दिमाग में आ चुका है, बस मुंह से निकलने की देरी है। कंसीव्स द आइडिया, यानी कि जिसके दिमाग में वो खुराफात आई है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, आपके दिमाग में खुराफात आई, आज खाना नहीं बनाते, देखते हैं कहाँ भंडारा होता है, वहां पे अपनी पेट पूजा कर लेते हैं और आराम से घर आके मस्त सोते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडिया। जिसके दिमाग में ये खुराफात की उपज होती है उसे कंसीव्स द आइडिया बोलते हैं। सेकंड हमारा एलिमेंट हुआ दूसरा, मैसेज यानी कि संदेश, यानी कि वो चीज जो सेंडर के दिमाग में है, सेंडर हैज इट इन हिज ब्रेन बट ही विशेस टू ट्रांसफर टू द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जो सामने खड़ा है, थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड ही विशेस टू ट्रांसमिट, उसे बेटा संदेश कहते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बताना चाहती है कि हमारे दफ्तर में 2 टाइपिस्ट की जरूरत है। ठीक, तो 2 टाइपिस्ट की जरूरत है, उसका एक इश्तेहार निकलवा दिया उसने अखबार में। वो जो इश्तेहार है बेटा वो अपने में एक मैसेज है या संदेश है। मैसेज, द कंटेंट विच द सेंडर विशेस टू कन्वे, जो चीज सेंडर हमारे यहाँ पे फर्स्ट केस में बताना चाहता है। क्या क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, सिंपल जानकारी हो सकती है कि देखिए अब आप लोग को थोड़ा मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास एक एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर आया हुआ है। हम लोग पहले 6-6 घंटे काम करते थे, अब हम लोग को 8-8 घंटे काम करने चाहिए। अपडेट यानी कि कोई नई चीज़ बताना। ठीक, जैसे कर्मचारी ने काम करते हुए ही एक नया तरीका ढूंढ निकाला काम करने का, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ रोज रोज नहीं हुआ करती थी, एक दिन हुई और वो कर्मचारी के लिए नहीं थी और उस दफ्तर के लिए या उस फैक्ट्री के लिए भी नहीं थी। वो जैसे ही आके बताता है मालिक को, मालिक हमने काम करने का तरीका बहुत शॉर्ट कर दिया है, आप देखना चाहेंगे क्या। वो जो बात है वो अपने में क्या होगी, एक अपडेट। आइडियाज यानी कि आपके दिमाग की उपज, यानी कि कुछ नया जो अभी मौजूद नहीं है बट आपके दिमाग में अचानक से आ गया है। जोमैटो एक कंपनी है, फूड डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दिमाग में ये चीज़ आई, उसके जो फाउंडर्स के दिमाग में चीज़ आई, रेस्टोरेंट, आप खाना बनाते हैं, हाँ। रेस्टोरेंट वाले ने कहा हाँ, और पर आप उन्हीं को सर्व कर पाते हैं जो आपके कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं। तो रेस्टोरेंट ओनर्स ने भी कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या आप ऐसे लोगों तक भी पहुंचना चाहते हैं जो अपने घर पे बैठे हुए हैं?
तो रेस्टोरेंट वाले ओनर ने कहा हाँ। तो जोमेटो ने सोचा चलो कुछ लोगों को काम पे लगाते हैं जो टू व्हीलर ओन करते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप घर पे बैठे कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बन जाइए। तो दिस कैन बी एन आइडिया। फीलिंग्स आप जैसा फील कर रहे हैं, कभी कभी इंसान एक ऑफिस या दफ्तर के अंदर काम करते हुए काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, उसके दिमाग में आता है आई डोंट लाइक टू वर्क हियर, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ काम करने का, मुझे बहुत परेशानी होती है यहाँ पे काम करने की। ऑर्डर्स यानी कि आदेश, ये ऑर्डर्स हमेशा बेटा मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, जैसे बॉस अपने कर्मचारी से कह सकता है कि यू हैव टू कम इन द फैक्ट्री ऑन ऑल संडेज ऑफ दिस मंथ, सभी संडेज में आपको काम पर आना पड़ेगा। और कर्मचारी के पास दो ही ऑप्शंस है, हाँ या ना कहने का। हाँ उसको मजबूरन कहना पड़ता है जिससे उसकी जॉब की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ना कहने पे वो डेंजर एरिया में पहुंच जाता है जिससे उसकी जॉब खतरे में आ सकती है। रिक्वेस्ट ये मूव करती है बेटा जनरली फ्रॉम एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर बॉसेस। जैसे कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस से कह सकता है बॉस आपने हमको संडे पे आने के लिए कहा है बट उस दिन मुझे अपने इस फैमिली फंक्शन को अटेंड करना है, क्या मैं उस दिन छुट्टी ले सकता हूँ। देन वी हैव पॉइंट नंबर 3, रिसीवर, यानी कि वो इंसान, वो व्यक्ति जिस तक वो मैसेज पहुंचाना चाहता है। कौन? हमारा सेंडर। कि द ऑडियंस टू होम सेंडर विशेस टू ट्रांसफर द मैसेज। ऑडियंस यानी कि श्रोतागण, यानी कि वो लोग जिस तक मैसेज सेंडर पहुंचाना चाहता है। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब है बेटा कोड कर देना या फिर इसको एनक्रिप्ट कर देना, अपने मैसेज को एनक्रिप्ट कर देना जी, जिससे ये सेंडर और रिसीवर ही उस मैसेज को समझ सके। राइट। पीडीआई, पीडीआई एक टर्म हुआ, अपने में क्या है, ये एक एब्रिविएशन। अगर आप किसी के सामने पीडीआई वर्ड यूज कर दोगे हो सकता है वो इस चीज को ना समझ पाए। पीडीआई का मतलब ऐसे होता है बेटा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब आप नई नई गाड़ी खरीद के लाते हो ना तो आप उसका हैंडल चेक करते हो कहीं से टूटा तो नहीं है, आप उसके टायर चेक करते हो कहीं पंचर तो नहीं है, इंजन चेक करते हो कहीं लीक तो नहीं है। तो वैसे तो इसको जांच पड़ताल कहना चाहिए आम तरह की भाषा में, बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो इसको पीडीआई बोलते हैं। जिससे जो सेंडर होता है, सेंडर यानी कि मैन्युफैक्चरर हो गया या शोरूम का सेल्समैन हो गया, और रिसीवर जो वहाँ पे गाड़ी खरीदने आया है, वो ये वर्ड केवल वही दो लोग समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब अपने मैसेज को एक ऐसी शक्ल दे देना जिससे सेंडर और रिसीवर ही उस बात को समझ पाएंगे। जनरली एनकोडिंग में हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहला हम लैंग्वेज चूज करते हैं। कई बार आप लोग एक ऐसी लैंग्वेज में बात करते हो जो आप और आपका दोस्त ही समझ सकता है, आपकी बात आप और आपके सामने वाला ही जान पाए, अगल बगल वाला नहीं जान पाए। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ शहरी लोग गांव वालों के बीच में जाके अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश चूज कर लेते हैं। दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग एंड टॉकिंग इन इंग्लिश, गांव वालों को या तो नीचा दिखाने के लिए या फिर गांव वाले उनकी बात ना समझने के लिए। इसे बोलते हैं बेटा एनकोडिंग। लैंग्वेज का यूज करना, वर्ड्स का यूज करना और इशारों का यूज करना। एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज इनटू ए फॉर्मेट दैट इज अंडरस्टूड बाय ऑडियंस, यानी अपने मैसेज को ऐसी शक्ल दे देना जिससे केवल सेंडर और उसके ऑडियंस ही एक दूसरे को समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 5 इज डिकोडिंग, यानी कि जब जो रिसीवर है हमारा पॉइंट नंबर 3 में सेंडर के दिए हुए इस मैसेज को समझ लेता है, पढ़ लेता है और समझ जाता है। डेसिफर का मतलब होता है बेटा टू टेक आउट मीनिंग, इसी को बोलते हैं बेटा डिकोडिंग। जैसे कई बार मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं और उसी के दौरान बच्चे हाथ उठा लेते हैं, तो हाथ उठाना इज अ सिंबल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, आई हैव अ क्वेश्चन। तो मैं समझ जाता हूं उसके हाथ उठाते ही कि वो उसके पास कोई सवाल है जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड, यानी कि मैंने डिकोड कर लिया। उसका हाथ उठाना एनकोडिंग हो गया और मेरा समझ जाना कि उसके पास सवाल है, उससे कहते हैं बेटा डिकोडिंग। देन वी हैव चैनल, चैनल या मीडिया। मीडिया बेटा मीडियम का प्लूरल होता है हमारा मीडिया, यानी कि वो रास्ते जिससे हमारा मैसेज ट्रैवल करेगा। ठीक, जैसे बिजली तो सरकार ने आपके नियर बाई पोल तक पहुंचा दी है, पर वो पोल से बिजली आपके घर तक कैसे पहुंचती है? ऑब्वियसली आपको तारों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मोटे मोटे तार जो आपके घर तक पहुंचते हैं फ्रॉम पोल टू योर हाउस। वायर्स एक्चुअली में एक चैनल का काम करते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग। उसी तरीके से सेंडर का मैसेज तो दिमाग में है, रिसीवर का अंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में है, तो सेंडर अपनी अंडरस्टैंडिंग रिसीवर के दिमाग तक कैसे पहुंचाएगा? उसको एक चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या एक मीडियम का या मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द पाथ अलोंग विच मैसेज फ्लोज, जिस रास्ते से मैसेज बहता है उसे हम लोग चैनल कहते हैं या मीडिया कहते हैं। वो हमारा तरीका बोल के भी हो सकता है बेटा, ओरल यानी कि बोल के, हम अपने बोल के मैसेज हम ट्रैवल करा रहे हैं, जैसे मेरे केस में है मैं बोल के करा रहा हूँ। ठीक, तो हम कैसे बोल सकते हैं? फेस टू फेस बोल सकते हैं, जैसे आप मेरे सामने अगर खड़े हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो वो हो जाएगा फेस टू फेस। या फिर हम यूज कर लेंगे टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम अभी यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या इंस्टा। तो हम इस तरीके की बातें जो है बोल के बातें अपने मुंह से बोल के
हम चैनल को चूज कर सकते हैं, अपनी बातें बोल के भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या तो फेस टू फेस, या फिर अगर दूर इंसान बैठा है तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। देन वी हैव रिटन। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि इंसान कितना बोले वो लिख देता है, हम लोग क्या कर दें, अपनी बातों को लिख दें। देखिए, अगर मैं ही आपके सामने आ जाऊं, केवल बोलता चला जाऊं, तो आपको भी कितना आप रिटेन कर पाओगे। बट जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ चीजें, और आप मेरी ऑडियंस हो, मेरे रिसीवर हो, मैं हो गया सेंडर, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है मेरा मैसेज। तो कई बार हम चीजों को लिख के भी कर दिखाते हैं। तो मैं लिख के आपको दिखा सकता हूँ फेस टू फेस। सपोज यू आर सिटिंग इन माय क्लास, तो आप इस मेरी राइटिंग को फेस टू फेस भी देख सकते हो, और या फिर अगर आप जैसे दूर हो तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, फैक्स भेज सकता हूँ। ठीक, फैक्स तो वैसे बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकता हूँ, वो मैं आपको फेसबुक या इंस्टा पे डीएम कर सकता हूँ लिख के। समझ में आ रही है बात आपको? देन वी हैव जेस्चर या इशारे। कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं दैट यू कैन नॉट यूज वॉइस एंड यू कैन नॉट इवन राइट। आप बोल और लिख नहीं सकते, तब आपको इशारों का इस्तेमाल होता है। इशारे करने के लिए आपका फेस, आपकी आईज, आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग योर माउथ एंड हैंड मूवमेंट्स, आप उसका इस्तेमाल करते हो अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। एक कर्मचारी अपने मालिक को रेस्पेक्ट देने के लिए कह सकता है, मालिक आई रेस्पेक्ट यू, और आप आए हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इतनी बात वो बोले, इससे ज्यादा अच्छा है वो मालिक के आते ही सल्यूट मारता है या सलाम करता है। उसने ना ही बोला ना ही कुछ लिखा इस चीज को, वो बोल भी सकता है, उसको लिख भी सकता है, मालिक आप बहुत अच्छे हैं, आप आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर मालिक आते ही वो शुरू हो जाए, मालिक आप आते हो, चार चांद लग जाते हैं, फूलों में गुलशन खिल जाते हैं, इस तरह की बातें कर सकते हैं। दूसरा या हमारे पास तीसरा मेथड है कि हम सिंपली एक जेस्चर है, इशारा यूज करेंगे टू पे रेस्पेक्ट, कि आप खड़े हो जाओ और उसको सेलेक्ट कर दो अपने बॉस को। देन वी हैव पॉइंट नंबर 7, फीडबैक। फीडबैक यानी कि द रेस्पॉन्स दैट रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज, यानी कि जिसने मैसेज शुरू किया था उसे यह पता चल गया कि वो जिसको मैसेज भेजना चाह रहा था उस तक मैसेज चला गया कि नहीं, है ना। तो हमारे पास किस किस तरीके के फीडबैक हो सकते हैं या रेस्पॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहला, रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली, यानी कि जैसे कि यस सर, यस मैम। जैसे कई बार मीटिंग के दौरान मैनेजर अपने स्टाफ से पूछता है, अब हम युद्ध स्तर पे कंपीट करेंगे, नेक टू नेक कंपीट करेंगे फॉरेन ब्रांड से, डू यू एग्री विथ मी। तो सामने से जो कर्मचारी जवाब देते हैं यस सर, यस मैम, यानी कि यस सर और यस मैम कहना फ्रॉम द ऑडियंस या रिसीवर, ये एक हिंट है किसको, सेंडर को, कि रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया है, कर्मचारी चीजों को समझ गए हैं। अच्छा, रेस्पॉन्ड नेगेटिवली, नो सर, नो मैम। अब हो सकता है लैंग्वेज गलत यूज की हो, वर्ड्स ऐसे यूज किए हो जिसके वजह से जो कर्मचारी हैं वो बात समझ नहीं पाए। तो जब उनसे पूछेगा कि आपको बात समझ में आ गई, तो हो सकता है जवाब आए, नहीं सर, नहीं समझ में आई, रिपीट कीजिए। तो वो भी एक फीडबैक है, ना समझ में आना भी एक फीडबैक होता है, बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा। देन वी हैव सिंपली इग्नोरेंस, यानी कि मैसेज तो पहुंचा बट सिंपली इग्नोर कर दिया। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, एक पागलों का डॉक्टर ने दीवारों पे लिखवा रखा है, मानसिक रोगी और मानसिक रूप से पीड़ित लोग इलाज करवाएं। तो वो मैसेज आप तक पहुंचता है, पर आप थोड़ी एक्साइटेड होकर पहुंच जाते हो, मुझे मेरा भी इलाज कराइए, मेरा भी इलाज कराइए। आप भर्ती थोड़ी होने चले जाते हो कि आपका वो इलाज शुरू कर दे। तो मैसेजेस आप तक पहुंचेंगे जरूर, बट कुछ मैसेज को आपको रिस्पॉन्ड करना है और कुछ मैसेजेस को आप रिस्पॉन्ड नहीं करना है। जैसे क्रेडिट कार्ड वाला को फोन करते, सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो है तो बिजनेस कम्युनिकेशन ही है, और मैसेज भी आप तक पहुंच रहा है, और आप उनकी कॉल आते ही काट देते हो। नो रिस्पॉन्स एट ऑल, मैसेज लॉस्ट इन ट्रांजिट। इसका मतलब है बेटा मैसेज भेजा तो किसने, सेंडर ने, बट रिसीवर तक पहुंचा नहीं ठीक से, खो गया कहीं बीच में। अगर पहुंचा होता तो जवाब आता ठीक से। या फिर हमारा जो फीडबैक होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है कि एक्शन ले लो। तो हमारे एक्शन किस किस तरीके के हो सकते हैं, टेकिंग द डिजायर्ड एक्शन, यानी सेंडर ने कुछ कहा है और रिसीवर उसको हूबहू वैसा ही कर रहा है। अभी जैसे सुनामी जो का कहर जो है जापान में चल रहा है, तो वहां पे जो लगी हुई इंडस्ट्रीज है, वहां पे मालिक ने अपने कुछ कर्मचारियों को गार्डिंग पे लगा दिया है, ठीक, और उनसे बोल दिया गया है कि अगर आपको इंडस्ट्री की तरफ सुनामी की लहर आते हुए दिखे तो रेड सिग्नल दे दीजिएगा, जिससे सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। ठीक, वो उसने सेंडर ने अपना मैसेज भेज दिया। तो जैसे ही सुनामी आई और उस गार्ड ने वहां पर रेड सिग्नल को चला दिया, जिससे सब लोग अलर्ट हो गए। तो यानी कि वो क्या हो गया, हमारा एक्शन ओरिएंटेड फीडबैक हो गया। तो उसने टेकिंग द डिजायर्ड एक्शन, यानी कि जो करना था वही किया। दूसरा हमारा हो सकता है टेकिंग द अनडिजायर्ड एक्शन। मालिक ने कहा था अगर बाढ़ आ रही है तो लाल सिग्नल कर देना,
और बाढ़ चली गई है तो हरा सिग्नल कर देना। गार्ड इतना बेवकूफ दिमाग से पैदल आदमी, उसने बाढ़ आते हुए में कहा गया था कि रेड सिग्नल फ्लैश करो, और उसने फ्लैश क्या कर दिया, ग्रीन सिग्नल। और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो गए, लोग एकदम टेंशन फ्री होके बाहर निकलने लगे। चलो अब तो सुनामी चली गई है, अब हमें क्या होने वाला है, बट इसकी वजह से हुआ ये, वो सुनामी की चपेट में ही आ गए। उस कर्मचारी को करना था रेड सिग्नल और उसने फ्लैश कर दिया ग्रीन सिग्नल। तो यानी कि कई बार आप एक्शन लेने के लिए कहते हो, करना कुछ और होता है, कर कुछ और दिया जाता है। कहते हैं बेटा टेकिंग द अनडिजायर्ड एक्शन। पॉइंट नंबर 8 एंड फाइनल पॉइंट इज अवर नॉइस। वैसे तो नॉइस का मतलब होता है बेटा शोर, शोर शराबा। बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट कहता है नॉइस को केवल नॉइस या शोर मत समझिए, हर वो चीज जो सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचने में दिक्कत कर रहा है उसे आप नॉइस बोल दो। ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट फ्री फ्लो ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, आल्सो कॉल्ड बैरियर्स टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। इस टॉपिक को हम एक्चुअली सेपरेटली पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में, बट अभी आप थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे समझ लो। जैसे कि आपको इंग्लिश आती है और आपको भेज दिया गया केरला में, और वहां पे जाके केरलियन पीपल के सामने आप अपने गुड्स को प्रमोट कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, होगा ये कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड। इसकी वजह से आप अपना मैसेज केरलियन पीपल को दे ही नहीं पाए, और इसकी वजह से आपकी सेल्स नहीं हो पाई। फिजिकल डिस्टेंस, देखिए फेस टू फेस होने पे मैसेज काफी बहुत बेहतरीन तरीके से जाता है, दूर होने पे आपको टेक्नोलॉजी का ये सहारा लेना पड़ता है। बट अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं हुई, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, तो आपकी आवाज कटने लगती है, वीडियो बफर होने लगता है, और इसकी वजह से आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो समझने की क्षमता होती है, वो घट जाती है। आपको वही चीज को दोबारा देखना पड़ता है, दोबारा सुनना पड़ता है, जिससे कि आपकी बेहतर समझ हो। बट अगर आप उस कनेक्टिविटी इश्यूज को हटा दीजिए, कनेक्टिविटी इश्यूज को बेहतर कर दीजिए, आप अपना मैसेज सटाक से अपने रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। डिफरेंस इन बिलीफ्स, यानी कि कई बार हो सकता है मतभेद हो जाए। जैसे हम आपको एक क्लासिक एग्जांपल देते हैं, यामाहा एक बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो अदर कंट्रीज में ऑपरेट करती है और वहां पे वो भर भर के स्पोर्ट्स बाइक निकालती है, और इंडिया में भी उसने वही स्ट्रेटेजी करने की कोशिश की। दिक्कत यही आई कि डिफरेंसेस इन बिलीफ्स, उनको लगता है यामाहा को कि हम जो बनाते हैं जहां पे थोपेंगे वही वहां पे सेल्स होने लगेगी, बट इंडिया के लोग दूसरा बिलीव करते हैं। उनको सस्ती टिकाऊ गाड़ी चाहिए, स्पोर्टबाजी हवाबाजी में उतना वो बहते नहीं है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बेटा, जो गांव वगैरह में रहती है, दोनों स्टंट वगैरह से मतलब नहीं है, दे वांट सिंपल बाइक्स। हुआ ये मैसेज कि इंडियंस वांट सिंपल बाइक्स, ये यामाहा वालों तक पहुंचा नहीं ड्यू टू डिफरेंसेस इन बिलीफ्स। इसी वजह से यामाहा की जो बाइक्स की काउंटिंग होती है बेटा, वो लीस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ सेल यूनिट्स इन इंडिया। सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों में यामाहा की गाड़ियाँ शामिल होती है। वो गाड़ी नो डाउट बेहतरीन होती है, बट उनकी बिलीफ सिस्टम अलग है, और जो कि हमारा नॉइस के अंदर शामिल होते हैं, बैरियर के अंदर शामिल होता है, तो वी कॉल इट एज नॉइस इन दिस केस। लेकिन इसकी वजह से भी सेंडर का मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन सारी चीज़ों को हम नॉइस कहेंगे। सिंपल आपकी डिस्ट्रैक्शंस को भी आप नॉइस कह सकते हो, शोर को भी आवाज़ कह सकते हो। जैसे क्लासरूम के अंदर पढ़ाई चल रही है और बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, खट खट फट फट ड्रिल मशीन चलने की आवाज़, ग्राइंडर चलने की आवाज़ आ रही है। इसकी वजह से सेंडर और रिसीवर तक प्रॉपर बातचीत का ना हो पाना और मैसेज का मिसअंडरस्टैंडिंग होना या अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना हमारा नॉइस कहलाता है। चलिए, जो हमने अभी तक पढ़ा उस चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन पेपर में जब पूछा जाए तो आपको ये बना के भी आना है, विदाउट दिस द आंसर इज इनकम्प्लीट। तो हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये साइकिल है, उसकी शुरुआत होती है हमारे सेंडर से। ठीक, ये वो इंसान है जिसको अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना है। तो हमने देख लिया था हमारे केस में वो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी, हमारे खुद के कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स तक हो सकते हैं, जो पूछ सकते हैं कि आपको ऑर्डर की ज़रूरत है, क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, वो भी हमारा एक सेंडर हो सकता है। देन वी हैव मैसेज, यानी कि जिस बारे में एक्चुअली में बात करना चाहता है सेंडर, उसे हम लोग मैसेज करते हैं। या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मैसेज, जिसके बारे में सेंडर अपनी भावनाएं, फीलिंग्स, मैसेज, इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। देन वी हैव एनकोडिंग, यानी कि वो काम करना है जिसकी वजह से केवल सेंडर और रिसीवर ही उस बात को समझ पाए, कोई और नहीं। इसके अंदर हमने पढ़ा था क्या क्या चूज़ करते हैं हम लोग, लैंग्वेज ऐसी चूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है, वो हम लोग शब्दों का अच्छा चयन करते हैं। सिंपली हम लोग जेस्चर या इशारों का चुनाव कर लेते हैं कि हम अपना मैसेज सामने वाले तक भेजेंगे कैसे। चैनल, यानी कि जिस माध्यम से सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा, तो हमारा वो चैनल क्या हो सकता है, हम चूज़ कर सकते हैं। हम अपनी बात बोल के समझाएं, या लिख के समझाएं, या इशारों में समझाएं। और ये सारी चीज़ें हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। तो एनकोडिंग में हम ऑप्ट करते हैं कि हमारी लैंग्वेज, वर्ड्स और जेस्चर्स क्या होंगे,
और चैनल में हम चूज़ करते हैं कि हमारा मीडियम क्या होगा जिससे हमारा मैसेज सामने वाले तक ट्रैवल करेगा। देन वी हैव रिसीवर, यानी कि वो इंसान जिस तक मैसेज पहुंचना होता है, द इंटेंडेड ऑडियंस। उसके बाद डिकोडिंग है, रिसीवर तक जैसे मैसेज पहुंचता है वो उस लैंग्वेज की अगर उसे नॉलेज होगी तो वो उसको डिकोड कर लेगा, उस वर्ड्स की, उस जेस्चर्स की नॉलेज होगी तो वो उसको डिकोड कर लेगा या समझ लेगा। और डिकोडिंग फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्स किसका, रिसीवर का ऑब्वियसली, किसको, सेंडर को, यानी कि क्या सेंडर का मैसेज भली भांति पहुंच गया है रिसीवर तक या फिर अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन होना बाकी है या उस मैसेज का रिपीट होना ज़रूरी है। यहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस अक्सर बोला जाता है कि डिकोडिंग पर आके ख़त्म हो जाता है, बट ध्यान दीजिएगा फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन साइकिल या प्रोसेस इनकम्प्लीट है जब तक ये फीडबैक सेंडर तक नहीं पहुँचता है। और सारे लेवल्स पे ही नॉइस आपका प्रिवेल करेगा। जैसे सेंडर को मैसेज भेजना है और वो इनकोडिंग क्या गलत लैंग्वेज चूज कर लेता है अपना मैसेज भेजने की, तो वहाँ पे नॉइस प्रिवेल करेगा। गलत या फिर धीमा चैनल ही उसने चूज कर लिया अपना मैसेज भेजने के लिए, जहाँ पे ओरल करनी चाहिए वहाँ पे वो रिटर्न काम कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड नॉइस। और रिसीवर का उस लैंग्वेज का ना जानना या उस इशारे को ना समझ पाना, नॉइस। इन्वायरमेंट का ये ऐसा रहना जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी का एब्सेंस हो, नॉइस। फीडबैक यानी कि रेस्पॉन्स टाइम पे ना देना पाना और डिस्टेंस होने की वजह से या एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स की वजह से या टेलीकम्युनिकेशन ना होने की वजह से विल बी ऑल्सो कॉल्ड नॉइस। तो नॉइस हर लेवल पे प्रेजेंट रहता है और असरदार कम्युनिकेशन को वो अफेक्ट करता रहता है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन व्हाट डिड यू लाइक इन दिस वीडियो, प्लीज डू टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सभी को शेयर कीजिए जो भी BCom BBA MBA में पढ़ रहे हैं और दे विश टू स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन इन डिटेल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।